जो ब्लंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से इराक में हुआ था, अब वैसा ही ब्लंडर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए बहुत शॉर्ट में, अमेरिका के लिए जंग में बने रहना जंग से बाहर रहने से ज्यादा आसान था। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका सिर्फ हथियार दे रहा है। अब यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, नाटो का मेंबर होता तो अमेरिका बाय डिफॉल्ट उसको जंग में उतरना पड़ता। अगर अब इजराइल को छोड़ देता अमेरिका कि लड़ो तुम अपनी जंग, तो पूरे नेटो कंट्री में और जो अमेरिका को अपना गॉडफादर मानते हैं, अमेरिका को अपना खुदा मानते हैं, वो देश, उनमें एक गलत मैसेज जाता कि अमेरिका अब आपके हितों की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है, अमेरिका बार बार आपके साथ धोखा कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक करके, उसकी 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक करके अपनी छवि तो बचा ली है और बना ली है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर क्यों ईरान डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा ब्लंडर है। शुरुआत करते हैं 9/11 के अटैक से, जिसके बाद 2003 के मार्च महीने में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, ये दोनों देश मिलकर इराक पर हमला कर देते हैं। उसके पहले से ही अमेरिका की संसद में प्रस्ताव पारित होता है और ये अफवाहें अमेरिकी मीडिया में फैलाई जाने लगती हैं कि इराक के पास, यानी सद्दाम हुसैन के पास, जो कि इराक के तानाशाह थे उस समय, उनके पास WMD है। WMD मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ताज्जुब की बात यह है कि जब इराक ने ईरान से युद्ध लड़ा और जो कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ इराक में सिविल वॉर छिड़ी थी, तब सद्दाम हुसैन खुलकर केमिकल वेपन का इस्तेमाल करते थे। खुलकर मतलब ऐसा नहीं कि सबके सामने, पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल होता था। और यही बेशर्म अमेरिका ईरान और इराक की जंग में इराक के साथ खड़ा था। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज देने में कामयाब हो जाता है कि इराक के पास पैसा बहुत है और ये आतंकियों को ट्रेंड करता है, इसलिए इसका खात्मा जरूरी है। और ऐसे माहौल में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप क्लियर हो जाएगा आपको कि कितनी बड़ी गलतफहमी में थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनके तत्वाधान इराक पर हमला हुआ था, इराक तबाह हो गया था। सुनिए, in September 2002, a shaken President Bush said as much himself, the people of Iraq can shake off their captivity. They can one day join a democratic Afghanistan and a democratic Palestine, inspiring reform throughout the Muslim world. ये कहा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कि डेमोक्रेसी होगी इराक में। हुआ क्या? अच्छा, और इराक में डेमोक्रेसी होगी, मिसाल किसकी दे रहे हैं? फिलिस्तीन की और अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में क्या हुआ? 2 दशक तक अमेरिका ने संघर्ष किया, अमेरिका ने गोला बारूद झोंका। किस लिए? अफगानिस्तान में अमेरिका ने इतना बड़ा संघर्ष, इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ी? तालिबान से सत्ता लेकर तालिबान को दे दी। यह किया अमेरिका ने 2 दशक में। और जब भागे तो पूरी दुनिया में अमेरिका के सुपर पावर होने का मजाक बन गया। कैसे काबुल छोड़कर अमेरिकी फौज भाग रही थी, अपने साजो सामान भी नहीं ले जा पाई। उनके फाइटर, उनके अटैक हेलीकॉप्टर को सड़क पर घसीट रहे थे तालिबानी। खैर, वो एक अलग विषय है। अब फिर आते हैं इराक पर, कैसे इराक ब्लंडर हो गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए। जब सद्दाम हुसैन के शासन का अंत सिर्फ 26 दिनों में हो गया, क्योंकि जब अटैक किया था मार्च 2003 में अमेरिका ने, तो अप्रैल आते आते सद्दाम हुसैन की फॉल ऑफ बगदाद हो चुका था, यानी सद्दाम हुसैन की रिजीम खत्म हो चुकी थी। और तिर्कित के एक अंडरग्राउंड, किसमें छुपे थे वो? बंकर में छुपे थे। सद्दाम हुसैन को तिर्कित के एक बंकर से ढूंढ निकाला गया, फिर उसके बाद उनका ट्रायल चला, एग्जीक्यूशन हुआ, वो दुनिया भर की कहानी आप जानते हैं। सद्दाम हुसैन को खत्म करने के बाद क्या इराक में कोई ऑर्डर आया? क्या इराक में सरकार बनी? कहने को तो बनी, लेकिन उसके बाद इराक में होता क्या है? इराक में इस्लामिक स्टेट का जन्म होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सद्दाम हुसैन के जो वफादार कमांडर थे वो इतने शार्प थे, इतने चालाक थे कि जब अमेरिकी सेना आई और सद्दाम हुसैन भाग गए कुछ दिन की लड़ाई के बाद, और बगदाद, बैटल ऑफ बगदाद मेरे ख्याल से 6 दिन चली थी, तो सद्दाम हुसैन जब भाग गए, उनके कमांडर ने सोच लिया कि भैया नेता ही भाग गया और अमेरिकी फोर्स के सामने हम लड़ नहीं पाएंगे। तो सद्दाम हुसैन के वफादार कमांडर्स ने जानते हैं क्या किया? हथियार नहीं साइड रखे, वर्दी साइड रख दी। समझे आप? वर्दी साइड रख दी, हथियार छिपा दिया। और जब अमेरिका वहां गया, वहां की लोकल गवर्नमेंट को कहा कि चलो, बात पार्टी जो कि सद्दाम हुसैन की पार्टी थी उसकी, और जो रिबेल थे उनसे कहा कि मिलजुल के चलो सरकार बना लो। बात पार्टी वक्त का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वक्त आया इस्लामिक स्टेट के उदय का, और इस्लामिक स्टेट के उदय में बगदादी ने नहीं बनाया था इस्लामिक स्टेट, बगदादी तो चेहरा था। सारी ट्रेनिंग बात पार्टी के वही कमांडर्स कर रहे थे जो सद्दाम के वफादार थे और सद्दाम की सेना में और इराक पुलिस में ऊंचे ओहदे पर थे।
वही लोग ISIS के लड़ाकों को ट्रेंड कर रहे थे, वरना नौसिखिए जिहादियों के बस की कहां बात है मोसुल पर कब्जा करना, सीरिया तक जाना, रक्का तक जाना। ये सब बात पार्टी ने किया, सद्दाम हुसैन के वफादारों ने किया। और आज तक इराक में अशांति है। इराक में जाने कितने मोर्चों पर सिविल वॉर चल रही, कुर्दिश अलग लड़ रहे हैं, शिया। अब इराक की क्या खासियत है, मेजॉरिटी वहां शिया है, लेकिन रूल कौन करता था, सद्दाम हुसैन जो कि सुन्नी था। तो शिया सुन्नी क्लैश भी चलता रहता था, अभी भी चल रहा है। और पाकिस्तान जैसे दोगले को देखिए, अभी कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में भीषण शिया सुन्नी दंगे हुए हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर हुआ है, शियाओं को चुन चुन कर मारा गया। आप कुछ नहीं, गूगल पे सर्च कर लीजिए, राइट्स अगेंस्ट शिया इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान न्यूक्लियर गारंटी दे रहा था ईरान को, एक डिनर किया मुनीर ने ट्रंप के साथ, गुलाम बन गया। पाकिस्तान तो इस जंग को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है। और अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो बहुत एक्टिव है, इसलिए एक्टिव है, जो भी उसकी एक्टिवनेस है वो इसलिए क्योंकि उसका दुश्मन इजराइल है। इजराइल ईरान से लड़ रहा है, इसलिए पाकिस्तान ज्यादा बेचैन दिख रहा है आपको, क्योंकि इजराइल हर मुस्लिम वर्ल्ड का कॉमन एनिमी है। उसकी वजह थोड़ी धार्मिक है। पाकिस्तान की फिल्मों में अगर किसी विलन को कोई डायलॉग संबोधित करना होता है, कोई जाति सूचक शब्द या कुछ ऐसा शब्द जो एकदम हिट करे, तो उसको हिंदू या यहूदी कहते हैं, कि एकदम मैसेज क्लियर चला जाए कि ये दुश्मन है पाकिस्तान का। सोचिए, इस हद तक नफरत भरी है पाकिस्तान। तो अब आता हूं इराक। इराक आज तक झुलस रहा है, अमेरिका रिजॉल्व नहीं कर पाई इराक के इशू को। और कितना बड़ा झूठ बोला था जॉर्ज W बुश ने तब, कि डेमोक्रेसी वाला एक मीठा चूरन थमाया था और एक सुनहरे सपने दिखाए थे, कुछ नहीं हुआ ऐसा। अब ईरान में क्या होने जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? ईरान को जीत लेंगे, ईरान को खत्म कर देंगे? ईरान को आप सरेंडर के मोड तक ला सकते हैं, ईरान को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं, लेकिन ईरान को कभी नहीं जीत सकते। ऐसा इसलिए, और इसी तरह इजराइल को भी कभी नहीं जीत सकते। इजराइल जो कहते हैं ना कि इजराइल एक दिन तबाह हो जाएगा, सब मिल जाए तो भी इजराइल तबाह नहीं हो सकता। उसकी वजह मैं बताता हूं। इजराइल इकलौता यहूदी देश है और ईरान है इकलौता शिया देश, जहां शियाओं की आबादी 90% से ज्यादा है और वो शासन में है। और पूरे दुनिया भर के जो शिया हैं, वो एक वेबसाइट है खामनेई की, जिसपे अपने जो रिलीजियस सवाल वो भेजते हैं पूरे दुनिया के कोने कोने से। तो खामनेई जो हैं वो शियाओं के सर्वमान्य नेता हैं। और कई मसलों पर जब शियाओं में मतभेद होता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, तो वो एक मैसेज भेजते हैं, ऑनलाइन रहता है, पोर्टल चलता है, वो जवाब देते हैं, तो वही सर्वमान्य माना जाता है। सद्दाम हुसैन की छवि कोई धार्मिक नेता की छवि नहीं थी, एक निरंकुश तानाशाह था। ये बात सच है। ये भी सच है कि एक ऑर्डर था इराक में, निरंकुश तानाशाह था, ये बात सच है, पर एक ऑर्डर था। अराजकता ऐसे नहीं थी किसी भी मोर्चे पे युद्ध हो रहा है, प्रॉपर एक सेना होती थी, प्रॉपर पुलिस होती थी। हाँ, सद्दाम हुसैन के बेटों ने सद्दाम हुसैन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खासकर उसका सन की बेटा उदय हुसैन, जो अगर फुटबॉल टीम मैच हार जाए तो उसको फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को मार देता था। तो इजराइल जो दुनिया का इकलौता यहूदी देश है और ईरान इकलौता शिया देश, इन दोनों में जज्बा है खुद को जिंदा रखने का, और गजब का जज्बा है। इसको कोई दुनिया की ताकत, कोई न्यूक्लियर ताकत, कोई परमाणु बम खत्म नहीं हो सकता। कयामत तक, जब तक पृथ्वी है तब तक ईरान के शिया रहेंगे और इजराइल का यहूदी रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब बात करते हैं कि आखिर ईरान में और अमेरिका ने क्या गलती कर दी। ईरान पर अटैक करके अमेरिका ने जो मुस्लिम वर्ल्ड थे उनको एक मैसेज दिया है, जो सारे मुस्लिम वर्ल्ड अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन रिटेलिएट करता है, कौन बोलता है। सबको पता है, क्योंकि देखिए मुस्लिम वर्ल्ड में क्या होता है, सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ है। सऊदी अरब के जो अरामको उनका तेल डिपो था, उस पर ड्रोन अटैक जब हुआ था तो उसके पीछे पूरा पूरा प्लान ईरान का था। हजारों लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था सऊदी अरब को। ये दोनों एक दूसरे को रेस में आगे देखना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट यूएई भी नहीं चाहता कि सऊदी आगे निकले। एक रेस विद इन द फैमिली एक रेस है, इस्लाम ओआईसी सब में रेस है, और ईरान अकेला पड़ जाता है क्योंकि शिया बहुल देश है। यही चीज ईरान को अपने ही परिवार में एकदम कोने खड़ा करती है। लेकिन यह आवाज तो उठेगी कि जब ईरान पर अटैक हो रहा था तो सिर्फ कड़ी निंदा करने के अलावा मुस्लिम देश कर क्या रहे थे, अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर क्या कर रहे थे, कूटनीतिक तौर पर ही सही कर क्या रहे थे। ईरान ने अमेरिका से पंगा लेकर, या अमेरिका ने ईरान पर अटैक करके ओआईसी को भी एक्सपोज कर दिया है।
कि अमेरिका के आगे सब नतमस्तक हैं। अकेला हूती है यमन में, जो हूती रेबल्स हैं, सना और कुछ हिस्सों में उनका कब्जा है, वही अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, क्या और रेड सी में देख लेंगे। और वो ऐसा नहीं कि ईरान पर अटैक के बाद से दे रहे हैं, वो पहले से धमकी देते हैं और अमेरिका जब चाहता है स्ट्राइक कर लेता है। अमेरिका ने घुसकर स्ट्राइक की है सना में, यमन में हूती रिबल्स के खिलाफ, और जितने चाहेगा उनको भी खत्म कर देगा। वो कोई ताकत नहीं है हूती रिबल्स। ये थी पूरी कहानी। और फिर मैं कहता हूं, ये पॉइंट आप समझ लीजिए, अमेरिका का इस युद्ध में बने रहना, इस युद्ध में कूदना ज्यादा आसान था। अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदता, वो अमेरिका के लिए ज्यादा मुश्किल था। लोग पूछ रहे थे कि इजराइल पे हमला हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और अमेरिका के इस जंग में कूदने का एक मतलब और भी है कि इजराइल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा, या ईरान अपेक्षा से ज्यादा ताकतवर निकला। वरना क्या जरूरत थी अमेरिका कूदने की। यही मौका था नेतन्याहू के पास भी, ट्रंप के पास भी। और अब इस मौके से अगर यहीं तक बात खत्म हो जाती है तो ये मान लीजिए खामनेई के शासन का अंत नहीं होगा। अगर अभी युद्ध खत्म हो जाता है तो, बल्कि खामनेई का सपोर्ट और ज्यादा होगा और प्रबल होगा। अब एक चीज यहां, भारत के लिए इन संबंधों पर टीका टिप्पणी करना कैसा है, तो जरा गूगल करिएगा कि कश्मीर पर ईरान की ओर से क्या बयान आए थे, खामनेई ने कैसा बयान दिया था। भारत ने तब भी बहुत संयम रखा था। तो जब आप उन बयानों को भूल जाते हैं, फिर आप ये सवाल उठाते हैं भारत की चुप्पी का। 1980 से 1988 तक पहला खाड़ी का युद्ध चला इराक और ईरान के बीच। अभी सोनिया गांधी कह रही हैं कि भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। खुल के कह रही हैं कि ईरान का समर्थन दो, ईरान को सब मिलके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या घुस के मार रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव है ईरान पे न्यूक्लियर साइट के नाम पे, और उस पर घुस के अब अटैक हो गया। तो सोनिया गांधी लेकिन ये नहीं बता रही कि 1980 से 88 तक जब इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, तो भारत ने क्या किया था, किसका पक्ष लिया था, इराक का या ईरान का। अतीत के वो पन्ने ऐसे हैं, कांग्रेस का मुंह नहीं खुलेगा, चुप हो जाएगी। चंद्रशेखर को भी, जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी कुछ दिन तक इस जो ईरान और इराक की आग थी, इसमें इसकी तपिश झेलनी पड़ी। लेकिन आज सामने इजराइल है तो पार्टियां ईरान का साथ लेने कह रही हैं। तब यही पार्टियां 1980 से 88 तक जब ये युद्ध चला था, कुछ नहीं बोल पाती। एक तरफ कुआं होता, एक तरफ खाई। राजनीति जितनी कठिन है, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी उससे ज्यादा कठिन है। और राजनीति में जब डिप्लोमेसी बचानी होती है तो बाप रे बाप, बहुत हालत खराब हो जाती, चाहे कोई भी सरकार हो। तो ये थी पूरी खबर। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।